गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपठित गद्यांश के बारे में जानेंगे। अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज के अंतर्गत गद्यांश और पद्यांश दोनों चीज़ें आती हैं। गद्यांश वह होता है जो गद्य का अंश होता है और पद्यांश जो पद्य का यानी कि कविताओं का अंश होता है। जब भी आपको कहा जाता है कि अनसीन पैसेज कर लीजिए तो आपको लगता है कि यह तो काफ़ी आसान कार्य है, लेकिन ऐसा नहीं होता है और यह कोई नया विषय भी नहीं होता है आपके लिए, क्योंकि आप छोटी कक्षा से ही अनसीन पैसेज अपठित गद्यांश करते आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको इसमें पूरे अंक हासिल करने हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान से इस कार्य को करना होगा, तभी आप इसमें पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और जो आपकी 11वीं कक्षा में अपठित गद्यांश आता है वह 10 नंबर का आता है। अब हो सकता है कि सीबीएसई ने कुछ चेंजेस किए हैं तो कुछ कम ज़्यादा मार्क्स हो जाएं, तो वो तो एक दूसरी बात है, लेकिन पहले हमें यह देखना है कि अनसीन पैसेज करते कैसे हैं। तो सबसे पहले अपठित बोध, यह आपके सिलेबस में 10 नंबर का है। अपठित बोध। अपठित शब्द का अर्थ है जो पहले न पढ़ा गया हो। यह शब्द पठित में अ उपसर्ग लगने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बिना पढ़ा हुआ। अपठित बोध के अंतर्गत गद्य अथवा पद्य दोनों पर ही आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित बोध पर पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर देने से पहले आवश्यक है कि गद्यांश को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ा जाना चाहिए और इसमें जो कठिन शब्द आए उनको रेखांकित कर लेना चाहिए और प्रसंग के अनुकूल उनके क्या अर्थ हैं यह जानने की कोशिश भी करनी चाहिए। यह तो हुआ आपका पहला पॉइंट। अब सुनिए दूसरा पॉइंट। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश की पंक्तियां उतारकर नहीं लिखना चाहिए कि एज इट इज उसमें दे रखे हैं, आपने वहां से देखे और उसको एज इट इज उतार दिया। ऐसा नहीं होता है। प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखने चाहिए। फिर तीसरी बात आती है कि जब आप उत्तर दें तो शब्द सीमा का ध्यान भी रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रश्न तो आपका 1 नंबर का है और आप उसको 5-6 पंक्तियों में लिख दें, ऐसा नहीं होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है भाषा सरल होनी चाहिए, सहज, बोधगम्य तथा व्याकरण के अनुरूप होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसमें अनाप शनाप भाषा लिख दें या अपनी तरफ से किसी भी भाषा का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि हिंदी में तो भाषा ही होती है जिसके आपको अंक मिलते हैं। अगर कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है जिसमें आशय स्पष्ट करना हो तो आप क्या करेंगे? आशय स्पष्ट करने वाले प्रश्नों में गद्यांश के प्रसंग और संदर्भ का ध्यान रखना चाहिए। यह एक आवश्यक बिंदु होता है। जैसे हम अपनी कविताओं में करते हैं कि उसका प्रसंग लिखते हैं, फिर उसका भाव स्पष्ट करते हैं, तो ऐसे ही अगर कोई प्रश्न आपका गद्यांश में आ जाता है तो आप उसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट है व्याकरण से जुड़े प्रश्नों के उत्तर सोच समझकर देना चाहिए, अनुमान से नहीं। अनुमान आप ऊपर वाले प्रश्नों में लगा सकते हो, लेकिन अगर कोई व्याकरण का प्रश्न आ जाता है तो आपका अनुमान वहाँ पर काम नहीं करता है। जैसे आ जाए अपठित, इसमें से मूल शब्द और उपसर्ग को अलग कीजिए, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख देंगे। आप पहले लिखेंगे उपसर्ग, तो उपसर्ग है इसमें अ और फिर मूल शब्द है आपका अपठित। आप आगे इसका अर्थ भी लिख सकते हैं न पढ़ा हुआ। तो ऐसे कोई भी शब्द आ जाए तो आपको उसको अच्छे से लिखना है। फिर बारी आती है आपके टाइटल की, यानी कि शीर्षक। शीर्षक का चयन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि शीर्षक कम से कम शब्दों का किंतु आकर्षक होना चाहिए। कई बार जब हम पेपर चेक करते हैं या कुछ चेक करते हैं तो बेटा देखते हैं कि बच्चे 3 से 4 लाइन का शीर्षक लिख देते हैं। कई बार तो हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि क्या वो अध्यापक की किसी बात पर गौर नहीं करते कि उन्होंने 2-3 पंक्तियों का शीर्षक लिख दिया है। तो शीर्षक होता है वह कम शब्दों का होता है लेकिन आकर्षक होना चाहिए। फिर उस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है उसका आपको ध्यान रखना है।
अब शीर्षक जब आप ढूंढें तो पूरे गद्यांश में आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो आपको अच्छे से देखना है। कई बार क्या होता है बाई चांस कि जो शीर्षक होता है वो पहली एक दो पंक्तियों में या अंत की पंक्तियों में मिल जाता है, और जो शीर्षक होता है वो क्या होता है, वह गद्यांश का प्रतिनिधित्व करता है, उसको रिप्रेजेंट करता हुआ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी लिख दें। तो अभी मैंने आपको अपठित गद्यांश को कैसे करना चाहिए, उसमें पूर्ण अंक कैसे हासिल करने चाहिए, मैंने महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता दिए हैं। आप इन सभी को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अब हम एक अपठित गद्यांश हल करके देखते हैं कि हमें कैसे करना चाहिए। यहाँ आपका एक अपठित गद्यांश दिया गया है, मैं इसको पहले एक बार पढ़ देती हूँ। महापुरुषों के जीवन पर एक दृष्टि डाली जाए तो पता चलता है कि उन्होंने अपने जीवन में आई कठिनाइयों से कभी मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि उनका साहसपूर्वक सामना किया और विजय का वर्ण किया। उन्होंने सिद्ध किया कि जीवन की सार्थकता संघर्ष में है। अनेक विद्वानों का कहना है कि जीवन एक संघर्ष है। संघर्षहीन जीवन मृत्यु समान होता है। प्रत्येक मनुष्य की नैसर्गिक इच्छा होती है कि वह जीवन में उच्च सफलता हासिल कर दूसरों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करे। ये सफलताएं मात्र कामना करने से ही नहीं प्राप्त हो जाती हैं, इसके लिए संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ता है। जीवन में मिली सफलताओं का आनंद तभी तक उठाया जा सकता है जब तक मनुष्य में उसे बनाए रखने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो। जिसमें संघर्ष के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती, वह सफलता की सुख सुविधा से शीघ्र वंचित हो जाता है। जीवन में संघर्ष अपेक्षित होता है, अतः महापुरुषों के द्वारा किए गए संघर्ष से प्रेरणा लेते हुए संघर्ष को साथी बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। अभी मैंने पढ़ा, ऐसे ही आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, फिर इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ करेंगे। तो जैसे एक दो जो शब्द हैं मैं उनके बारे में बता देती हूँ आपको। कठिनाइयाँ होती हैं समस्याएं, साहसपूर्वक होता है पूरी हिम्मत के साथ, विजय जीत जाना, वर्ण करना, हासिल करना, स्वीकार कर लेना, सार्थकता भी ये सार्थक है उसके जीवन के लिए। फिर उसके बाद आता है आपका, यानी कि और शब्द जब आएंगे तो मैं आपको बताती चली जाऊंगी। अब आपके प्रश्न हैं इसमें। पहला प्रश्न है, महापुरुषों के जीवन से हमें क्या पता चलता है। बेटा कई बार बच्चे क्या करते हैं, एज इट इज़ लाइन उठाएंगे और उसको यूं का यूं लिख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको कुछ अपने शब्दों का इस्तेमाल करना है, अपनी कुछ भावनाएं आप यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। महापुरुषों का जीवन से, अब ये लिख रखा है यहाँ पर, पता चलता है कि उन्होंने अपने जीवन में, ये सारा यूं का यूं दे रखा है 2 पंक्तियों में। अब इन्हें आप अपने शब्दों में लिखेंगे। महापुरुषों के जीवन से हमें पता चलता है कि उन लोगों ने अपने जीवन में आई हुई कठिनाइयों का डटकर मुकाबला किया, कभी मुंह नहीं मोड़ा और साहस पूर्वक सामना करते हुए विजय को प्राप्त किया। ये हो गया आपका पहला प्रश्न। अब आपका आता है दूसरा प्रश्न, प्रत्येक मनुष्य की नैसर्गिक इच्छा क्या होती है। पहले तो अब आप ये देखिए कि ये शब्द लिखा कहाँ है, उसके बाद आप इसका उत्तर लिखेंगे। तो ये लिख रखा है यहाँ पर, प्रत्येक मनुष्य की नैसर्गिक इच्छा होती है कि वह जीवन में उच्च सफलता हासिल कर दूसरों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करे। अर्थात मनुष्य को खुद मेहनत करके सफलता हासिल करनी चाहिए, प्राप्त करनी चाहिए, तभी हम दूसरों के सामने अपना उदाहरण रख सकते हैं। तीसरा है, जीवन में सफलताएं कैसे प्राप्त होती हैं। जीवन में ये लिख रखा है बेटा यहाँ पर, ये सफलताएं मात्र कामना करने से ही नहीं प्राप्त हो जाती, संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ता है। मुख्य बिंदु आपको ये लिखना है। तो आप लिखेंगे, जीवन में सफलताएं केवल कल्पना करते रहने से प्राप्त नहीं होती हैं, उनके लिए मनुष्य को संघर्ष करना पड़ता है और अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए
उस कठिन रास्ते पर आगे बढ़ते ही जाना होता है, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जीवन की सार्थकता किसमें निहित होती है। आप किस में ये ढूंढिए पहले तो आप कि कहाँ है, फिर आप इसका उत्तर लिखेंगे। वैसे आपने इतना पढ़ लिया तो आप इसको लिख सकते हैं कि जीवन की सार्थकता इसी में निहित है कि जो जीवन में हमें सफलता मिलती है हम उनका आनंद उठाएं, लेकिन आनंद हम तभी उठा सकते हैं जब उसे प्राप्त करने की हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो। और जिस व्यक्ति के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती है वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। अब जैसा मैंने बताया था कि शीर्षक, अब बारी आती है उपर्युक्त गद्यांश का। उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो अब आप क्या दे सकते हो इसमें? आपने बार बार में क्या पढ़ा कि क्या होता है इसमें, आप खुद पढ़कर आपका इसका शीर्षक आप खुद लिखेंगे। तो आप बताइए कि क्या इसमें हो सकता है, यह आप अपने आप करेंगे। अगला है अपेक्षित शब्द से मूल शब्द एवं प्रत्यय अलग कीजिए। अपेक्षित, जब आप नोटबुक में लिखेंगे तो पहले आप लिखेंगे अपेक्षित शब्द को लिख लेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे अपेक्षा प्लस इत, छोटी ई आएगी तो अपेक्षा के ऊपर तो आप लिख देंगे मूल शब्द और इत के आगे आप लिख देंगे कि ये एक आपका प्रत्यय है। तो इस तरह से आप अपना एक जो गद्यांश है आप अपना उसको 2-3 बार पढ़ेंगे, उसके प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे और जो व्याकरण के प्रश्न हो उनको आप ढंग से करेंगे। और इसमें एक शीर्षक मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप खुद करेंगे कि जो महापुरुषों का जीवन, तो ये आप दे सकते हो यहाँ पर एक। अब आप इस जो मैंने आपको अभी गद्यांश करवाया है आप इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इसके प्रश्नों के उत्तर भी लिखेंगे।